Good morning, students. Welcome to your political science subject, class 11th. And here is your political science teacher, Savita Verma. Class, today we have to continue our chapter Peace and chapter number 9, in which I have to explain you about the peace and the state. तो पीस में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पीस का कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग भी पीस जो है वो एक वॉर का ही बेस देता है हमें। यानी कुछ लोगों के अकॉर्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ही पूरे वर्ल्ड में पीस को एस्टेब्लिश किया जा सका। तो अब हम पीस को पढ़ेंगे स्टेट के फॉर्म में कि पीस और एक स्टेट यानी शांति हम का एक राज्य के साथ एक स्टेट के साथ क्या लिंक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट द डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड इनटू सेपरेट सॉवरेन स्टेट इज़ एन इम्प्लीमेंट टू द परस्यूट ऑफ पीस। यानी पूरा वर्ल्ड जो है वो आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। वो किस लिए? ताकि संसार में पीस को क्रिएट किया जा सके, यानी शांति क्रिएट की जा सके। और हर स्टेट यानी हर स्टेट में केवल यही कोशिश की गई कि इंडिपेंडेंट हो, वो सुप्रीम हो उसकी आइडेंटिटी। और इसी में कि भाई अगर एक दो ब्लॉक में से एक ब्लॉक सुप्रीम होगा और एक वीक होगा तो जो वीक ब्लॉक है वो भी सुप्रीम होने की कोशिश करता रहेगा, और जो ऑलरेडी सुप्रीम है वो ये कोशिश करेगा कि कभी भी वीक ब्लॉक जो है उसके बराबर में ना खड़ा हो। तो ये एक टेंशन का इशू हमेशा रहता है। While the state was expected to use its force, its army or police or to protect its citizen, in practice these force could be displayed against its own member of to suppress dissent। यहाँ इसका मतलब है कि एक ब्लॉक तो दूसरे ब्लॉक को कंपेयर कर सकता है कि भाई आर्म्स की वेपन फॉर्म में कि जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसके पास ज़्यादा आर्म है वो ज़्यादा सुपीरियर है। और इसी फीलिंग के साथ कि भाई मुझे तो मेरी तो नेशनल सिक्योरिटी को कोई ख़तरा नहीं है, तो मैं एक पीसफुल सिचुएशन के साथ अपनी कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये तो हो गई वर्ल्ड की बात, पर अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट पर भी लॉन्ग टर्म जो है वो हम छोटे छोटे क्रैशेस को एक वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम वहाँ पर पीस क्रिएट करने के लिए हम आर्म फोर्स या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेस टू आर पीस कि हम पीस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस को परस्यूट कर सकते हैं। राइट, नाउ कम टू द अप्रोचेस इन ऑर्डर टू क्रिएट पीस इन द सोसाइटी। डिफरेंट अप्रोचेस में फर्स्ट अप्रोच है हमारी अकॉर्ड सेंट्रलिटी टू स्टेट, रिस्पेक्ट देयर सॉवरेनिटी, ट्रीट कंपटीशन अमंग दम एज फैक्ट ऑफ लाइफ, और मेन है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इन कॉम्पिटिशन्स का। यानी किस तरह से स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट किया जाए, इंटर स्टेट अरेंजमेंट किए जाएं कि पावर जो है वो बैलेंस रहे। यानी कोई भी एक डिपार्टमेंट किसी भी राज्य में इतना फ्री ना हो जाए, उसको इतनी लिबर्टी ना मिल जाए कि वो दूसरे डिपार्टमेंट को ओवर रूल करने लगे। तो इस अप्रोच को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। सेकेंड में ग्रांट डीप रूटेड नेचर टू इंटर स्टेट राइवलरी बट इट स्ट्रेस द पॉजिटिव प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। यानी हम स्टेट को इंटर स्टेट राइवलरी, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम करें, कम से कम करें, और पॉसिबिलिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंस की कम हो। इससे क्या है, इट अंडरस्कोर द ग्रोइंग सोशल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन अमंग नेशन। अगर सब स्टेट फ्री होंगी, अपनी डेवलपमेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगी, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगी, तो इससे क्या है ग्रोइंग क्राइटेरिया मिलता है सोशल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को नेशंस के अंदर। ये है हमारी सेकंड अप्रोच। फर्स्ट थी बैलेंस ऑफ पावर और सेकंड है हमारी अंडरस्कोर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन बाय नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। थर्ड अप्रोच है हमारी फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री।
मीन्स काफ़ी हद तक हमारी प्रेजेंट सिचुएशन डिपेंड करती है कि हमारी पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ और किस तरह से हमारी हिस्ट्री के अंदर हमने अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ अपने स्ट्रगल्स के साथ एक नेशन को एस्टेब्लिश किया। तो थर्ड अप्रोच हमारी उसी से रिलेटेड है, फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इट इन्वेस्टिगेट्स द एमर्जेंस ऑफ सुप्रा नेशनल ऑर्डर एंड सी द फॉर्टरिंग ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी एज द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस। यानी कि अपने देश से निकलकर एक ग्लोबल अप्रोच कि भाई एक देश को हमेशा दूसरे देश से खतरा रहता है अगर उनके आपस में जो रिलेशंस हैं वो क्रिटिकल रहते हैं या क्लैश वाले रहते हैं। बट अगर हम पीस मेंटेन कर रहते हैं तो हम ये कॉन्फिडेंटली जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल पर बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमें अपने पड़ोसियों से तो कोई ख़तरा है नहीं, तो अब हम अपनी स्टेट की या अपनी कंट्री की ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। नाउ द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस मीन्स वो चैलेंजेस जो हमें पीस को मेंटेन करने के लिए फेस करने पड़ते हैं। और आफ्टर ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस ईच एंड एवरी वेदर इट इज़ स्टेट, organization, nation or community, each and every person can overcome these challenges and can establish peace in the society. Now there are various organizations and one of them is UNO. UNO की फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम इतना ज़्यादा कैजुअलिटी फेस कर चुके थे कि अब कोई भी देश की जो कोई भी संसार का देश ये नहीं चाहता था कि अब दोबारा से कोई इस तरह का बड़ी सिचुएशन को हम फेस करें, और इतने बड़े लेवल पर ह्यूमन कैजुअलिटी करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। तो ऐसा दोबारा भविष्य में ना हो, फ्यूचर में ना हो, तो यूएनओ को एस्टेब्लिश किया गया और नो डाउट काफ़ी हद तक पीस सिक्योर करने में यूएनओ ने अपने रोल को प्ले किया। It has not succeeded in preventing and eliminating threat to peace. Instead, dominant states have assessed their sovereignty and sought to shape regional power structure and international system itself in keeping with their own prescription and priority. अब यूएनओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर वर्क करती है, यानी चीज़ें कहीं पर भी क्रिटिकल हो इससे पहले यूएनओ उसको अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। इसके बाद ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो भी फेल हो जाती है बहुत बार अगर क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एक एग्जांपल गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ टेररिस्ट कि भाई देखो हर देश के अंदर टेररिज्म इज़ अ वेरी कॉमन, कि कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो अपना आप को डोमिनेट करने के लिए दे ऑलवेज ट्राई टू कीप क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल एक देश अपने आप खुद अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर सकता है। बट अगर हम इसको इंटरनेशनल अप्रोच में ले जाते हैं तो यूएनओ भी इसके अगेंस्ट है कि टेररिस्ट एक्टिविटी किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 पुट अ फुल स्टॉप टू द एरा ऑफ मिलिट्री रिलायवरी बिटवीन सुपर पावर एंड रिमूव अ मेजर थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। वर्ल्ड वॉर से पहले दो ब्लॉक थे, यूएसए और यूएसएसआर। अब दोनों ही इम्पॉर्टेंट थे और एक का क्लैश होने का मतलब है कि नाउ इट इज़ टाइम टू क्रिएट पीस इन द society. Okay class, here I am going to wind up my chapter and thank you for lending your ears to my video. Till then, enjoy this one and we will continue in our next video.